सो अब पढ़ते हैं कोरोबोरेशन के बारे में। कोरोबोरेशन हमने जैसे पहले देखा था कि एक एविडेंस है, इस एविडेंस को मैच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये एविडेंस देख लिया, चलो ये मैच कर रहा है, चलो हेंस इट इज कोरोबोरेटेड। तो क्या सवाल उठता है कि हर एविडेंस को कोरोबोरेट करना जरूरी है? देखो यहाँ पर अब मान लो किसी ने बोला कि 1+6 तो क्या ये 7 है या ये 1+6 है? 1+6 हो सकता है कि फोन भी हो, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ना यार। तो मतलब अंदर से वो आता है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसमें डाउट हो। जब डाउट आ जाए ना, जब माइंड में डाउट आ जाए कि नहीं, जज के माइंड में डाउट आ गया कि यार इसमें ना अभी भी थोड़ा सा वो रह गया, अभी एश्योर्ड नहीं हुआ हूँ मैं, फुली सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, तो वो कोरबोरेशन कर लेता है। ठीक है, सो अ जजमेंट कैन बी बेस्ड ऑन सोल एविडेंस ऑल्सो इफ इट्स फुली रिलायबल, इफ द विटनेस फुली विथस्टैंड अक्रॉस एग्जामिनेशन। तो कोरबोरेशन की जरूरत नहीं है, भाई बिल्कुल सच बोल रहा है तू, बिल्कुल रिलायबल है सारी सारी बातें, तो विथस्टैंड कर गया क्रॉस एग्जामिनेशन, तो फिर मुझे एश्योरेंस जब मेरे को हो ही गई है तो मैं कोरबोरेशन क्या करूंगा करके? ठीक है, सो आंसर इज नो, since section 134 says that evidence has to be weighed and not counted, but if the evidence are fully reliable and the witness fully withstand across examination, then there is no need of corroboration. But if there is a certain doubt in the mind of the judge and the judge is not fully satisfied, therefore then only the corroboration is required. अब कोरबोरेशन इसीलिए हम कहते हैं इसको, ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। एक प्रूडेंस मैन सोचता है कि यार इसको ना वेरीफाई कर लेना चाहिए, एक मतलब एश्योरिटी ला लेनी चाहिए कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ी है, इसको सही कर ले। तो दैट्स व्हाई इट्स अ रूल ऑफ प्रूडेंस एंड इट्स नॉट अ लॉ, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स योर ऑल कंसाइंस दैट इफ यू वांट टू डू यू शुड डू। ठीक है, सो इट्स मैनेज, ये जो लॉ ऑफ कोरबोरेशन है ये सेक्शन 134 से ही आया है, दैट एविडेंस हैज टू बी वेड एंड नॉट काउंटिंग, द ओनली द बेस्ट एविडेंस शुड बी गो। एंड बेस्ट एविडेंस कैसे आएंगे? वेरिफिकेशन से आएंगे, एश्योरेंस से आएंगे। ठीक है, सो लॉ ऑफ कोरबोरेशन कब जरूरी है? व्हेन इट इज नेसेसरी। सो व्हेन एनी डाउट अराइजेस ऑन एविडेंस एंड इट नीड्स सपोर्टिव एविडेंस टू वेरीफाई दैट डाउट, टू क्लियर दैट डाउट, then we can say that the law of corroboration is necessary. तो पहला केस आता है हमारा चाइल्ड विटनेसेस का। ठीक है, तो चाइल्ड विटनेसेस का केस आप याद कर लो, योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह एंड अदर्स। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा कि अगर विटनेस चाइल्ड विटनेस है तो उसका एविडेंस रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। नहीं, अगर उसका एविडेंस रिलायबल है तो तुम उसको क्यों रिजेक्ट करोगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लॉ इज दैट एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस मस्ट बी इवेल्युएटेड more carefully and with greater circumspection because a child is susceptible to be swayed। भाई एक चाइल्ड को आप बहला फुसला कर उसकी बातों को आप मोल्ड कर सकते हो, आप उसको कुछ भी सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो कि तू ये बोला, तू ये ना बोल करा। तो इसीलिए आपको बस केयरफुल रहना है, आपको पूरा ध्यान देना है कि कहीं बच्चे को बनाकर स्टेज करके तो नहीं भेजा गया। ठीक है, so it is susceptible to be swayed by what others tell him and thus a child witness is an easy prey to tutoring। so अब टेस्टिमनी कैसे होगी? देखो टेस्टिमनी चाइल्ड विटनेस की रिलायबल हो सकती है, बस आपने क्या करना है, आपने एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करवाना है चाइल्ड का। वो कैसे होगा? अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जज साहब जो है उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपका स्कूल कहाँ पे है, आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, हॉबीज क्या है आपकी, क्या करते हो। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होगा, ये देखना होगा कि चाइल्ड क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, क्या वो क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे पाएगा, क्या वो उसको कोहेरेंटली रैशनली आंसर कर पाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 118 का क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाएगा तब उसको हम बोल सकते हैं कि चलो अब ये कॉम्पिटेंट बन गया है, तब ये एडल्ट विटनेस की तरह ही रिलायबल विटनेस बन जाएगा। तो बस चाइल्ड विटनेस में ये है। देखो अगला केस आता है इंटरेस्टेड विटनेस का। इंटरेस्टेड विटनेस के केस में राजू अलियास बालाचंद्रन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 4 तरीके के विटनेस की कैटेगरी होती है इंटरेस्टेड विटनेस में स्पेशली। देखो 4 तरीके कौन से हैं? पहला तो डिसइंटरेस्टेड एंड अनरिलेटेड, दूसरा इंटरेस्टेड बट अनरिलेटेड, तीसरा इंटरेस्टेड भी है, रिलेटेड भी है और एक्यूज को सजा भी दिलाना चाहता है, और चौथा इंटरेस्टेड भी है, रिलेटेड भी है, इंटरेस्टेड भी है, एक्यूज को सजा भी दिलाना चाहता है और उसके साथ साथ कुछ एनिमिटी भी है उसके साथ। ठीक है, अब पहला कैटेगरी के कौन से होंगे? पहले कैटेगरी के लोग होंगे जो आसपास के लोग आपको मिल के जो क्राइम सीन पे मिल गए, वो बाई स्टैंडर्स हो गए, पासर्स हो गए, मतलब
खड़े थे, चलो उन्होंने देख लिया, पब्लिक में खड़े थे वो, ठीक है, तो वो वाले विटनेसेस हो गए। दूसरे हो गए कि यार अब वो फंस गए हैं, केस में इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे आई विटनेस हो गया, कोई आई विटनेस हो गया तो वो केस में फंस गया है ना, वो इन्वॉल्व हो गया है, तो वो अब वो ट्रैप विटनेस भी है, मतलब अब उनको आना ही पड़ेगा, वो इस केस के में इन्वॉल्व हो गए हैं वो, ठीक है। तीसरा आता है कि मतलब जो देखो जैसे ये बंदा है और ये बंदा है, ये दोनों फ्रेंड्स थे, ये मर गया, अब इस पे शक है कि इसने मारा है। अब इसकी जो वाइफ है ये ऐसी विटनेस है कि ये चाहेगी कि इसको सजा मिले कैसे भी करके, तो ये इंटरेस्टेड भी है, रिलेटेड भी है, लेकिन एक्यूज को सजा भी दिलाना चाहती है। और चौथा आ गया वाइफ का भाई कि भाई मेरी बहन को इतना कुछ हुआ है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वैसे भी मेरी इसका दुश्मनी है, तो एक्यूज को सजा भी दिलाना चाहता है, इंटरेस्टेड भी है वो, रिलेटेड विटनेस भी है वो केस से, और वो उसकी कुछ एनिमिटी भी है उसके साथ। तो ये वाइफ और ब्रदर हो गए विक्टिम के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है जो एग्जामिन करेगा, खासकर इन दोनों के जब एग्जामिन करेगा तब बहुत ज़्यादा ध्यान दे इन दोनों के मुताबिक, इसमें और इसमें ज़्यादा ध्यान दे, इसमें तो चलो इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान तो इसी में देना उसको, ठीक है। अ कोर्ट शुड एग्जामिन द एविडेंस ऑफ रिलेटेड एंड इंटरेस्टेड विटनेस हैविंग इंटरेस्ट इन सीइंग द एक्यूज पनिश्ड एंड ऑल्सो हैविंग सम एनिमिटी विद द एक्यूज with greater care and greater caution than the evidence of the third party disinterested ये वाला, ठीक है। एक और केस था कि ट्रैप विटनेस कौन से होते हैं, बेसिकली नेचुरल आई विटनेसेस होते हैं, वो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बसवान सिंह में ये बताया था। और अब आगे आते हैं, एक और केस है हरी ओबुला रेड्डी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके अंदर बोला कि इंटरेस्टेड विटनेस जरूरी नहीं है कि वो अनरिलायबल एविडेंस हो उसका, interested witness is not necessarily unreliable evidence. All that is necessary is that evidence of interested witness should be subjected to careful scrutiny and accepted with caution। भाई अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है तो बहुत सतर्क, बहुत ही कॉशियस तरीके से आपने एक्सेप्ट करना होगा इसको, और अगर आपका जो स्क्रूटिनी हो जाए, इस इंटरेस्टेड टेस्टिमनी की स्क्रूटिनी हो जाए और दिख जाए कि यार ये तो इंट्रिंसिकली रिलायबल है, चलो ये रिलायबल है, ये बात सच हो गई है, ठीक है, या ये इनहेरेंटली प्रोबेबल है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके इंटरेस्टेड विटनेस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको जजमेंट का बेस बना सकते हैं, इस पर भी कन्विक्शन हो सकती है। बस काम क्या है, सावधानी बरतनी है, सतर्क रहना है हमेशा, कॉशियस और केयरफुली एग्जामिन करना है इंटरेस्टेड विटनेस को। अनरिलायबल एविडेंस नहीं होता ये कभी भी। अब आता है इंजर्ड विटनेस। इंजर्ड विटनेस जो होता है वो बहुत ही बेस्ट विटनेस होता है, क्योंकि वो दिखाता है कि उसकी चोट दिखाती है कि उस टाइम पर मौका वारदात पे वो मौजूद था, ठीक है। अब्दुल शाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ये बोला कि वेयर विटनेस टू अकरेंस वाज हिमसेल्फ इंजर्ड इन द इंसिडेंट, टेस्टिमनी ऑफ सच विटनेस इज जनरली कंसीडर्ड टू बी रिलायबल। जनरली जो है वो माना जाता है कि ये रिलायबल सोर्स है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बोला कि जो डेपोजिशन है इंजर्ड विटनेस की, अगर मान लो ये देखो ये इंजर्ड विटनेस है, इसकी जो डेपोजिशन है उस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आप कॉन्ट्रेरी में कुछ ऐसे एविडेंस दे दो जो बहुत ही अलग हैं, जो उसको पूरा का पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर दें, इसमें सारी डिस्क्रिपेंसीज निकाल दें, तब हम बोल सकते हैं कि इसको रिजेक्ट करेंगे हम। जनरली इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। Deposition of an injured witness should be relied upon unless there are strong grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and major discrepancies therein, ठीक है। अब अगला आता है चांस विटनेसेस। चांस विटनेसेस वो विटनेस होते हैं जो मौके वारदात पे बाई चांस आ गए थे, ठीक है, बाय द कोइंसिडेंस, और बाई चांस वो वहां पर थे, जैसे बाई स्टैंडर्स हो गए, पासर्स जो है आसपास के लोग जो गुजर रहे हैं वो हो गए, वो मतलब खड़े थे। बट अब पता क्या दिक्कत है यहाँ पर, महावीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चांस विटनेस तो ठीक है, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा ना कि आप बाय चांस यहाँ पर थे। आप पता है, आप इनसे क्वेश्चन पूछो कि आप उस दिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहे थे, वहां पर आप क्यों आए थे, क्या मकसद था आपका आने का, तो इससे पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो बाय चांस आ गया था। तो ये चीज आपको एश्योर करना जरूरी है इसमें। फिर अगला आता है हॉस्टाइल विटनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हॉस्टाइल विटनेस। देखो हॉस्टाइल विटनेस भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ सावधानी से। देखो क्या होगा, हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है, जो या तो डेलिबरेटली आपकी पार्टी को सपोर्ट ना कर रहा हो, जिस पार्टी ने उसको बुलाया है उसको डेलिबरेटली सपोर्ट ना कर रहा हो, या वो डेलिबरेटली अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मेयरली बिकॉज द स्टेटमेंट्स ऑफ अ विटनेस, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं, या विटनेस जो है इनकोहेरेंट है, वो अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉस्टाइल हो गया। उसकी स्टेटमेंट में अगर हल्की फुल्की इनकंसिस्टेंसी है, वो ढंग से रिप्लाई नहीं कर पा रहा, इनकोहेरेंटली रिप्लाई कर पा रहा, थोड़ा नर्वस है या कुछ गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इसको मतलब इतना हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि ये तो हॉस्टाइल हो गया। दिखाना पड़ेगा कि यार ये तो जानबूझ के जो है वो अपोज कर रहा है, या हमारे अगेंस्ट जा रहा है, या अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक और मैक्सिम है इसका ये जो है कि हम हॉस्टाइल विटनेस को इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करते। ये देखो ये मैक्सिम आता है, फॉल्सेस इन नो फॉल्सेस इन ओमनिबस। बोलता है कि देखो फॉल्सेस इन नो दैट फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग अप्लाई नहीं होता इंडिया में, है ना। तो अगर कोई मान लो विटनेस जो है उसका पार्टली वो फॉल्स हो गया, पार्टली वो ट्रू हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा रिजेक्ट कर दोगे। अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ये विटनेस है, इसने ये वाला पार्ट को फेवर में करा है, ये वाले पार्ट को रिजेक्ट करा है। चलो ये वाला पार्ट तो फेवर हो गया ना, इसको तो आप एक्सेप्ट करो, ये तो सपोर्टिंग एविडेंस है। इसको आप क्या करोगे, अगर ये वाला पार्ट जो है वो अपोजिट पार्टी के फेवर में आ रहा है, तो जो अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछती वो क्वेश्चन आप इससे पूछोगे, इस पार्ट के लिए रिलेटेड। ठीक है, ताकि इस पार्ट से कुछ और कॉन्ट्रडिक्ट करके कोरोबोरेट करके कुछ बातें निकल जाए, तो वो एविडेंस भी एक्सेप्ट हो जाए, तो ये और ये एविडेंस एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो द पार्टी में यूज द सपोर्टिंग पार्ट एंड डिस्कार्ड द पार्ट इन विच ही हैज टर्न हॉस्टाइल। ये वाला पार्ट सपोर्टिव था, ये वाला पार्ट नॉन सपोर्टिव था, अपोजिट था। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इस वाले पार्ट में से क्रॉस एग्जामिनेशन करा जाएगा इस पॉइंट से कि ये जो अपोजिट पार्टी थी ये इसके फेवर में है ना अभी, तो अगर इसको क्रॉस एग्जामिन करते तो कैसे करते, तो इसमें से कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करके जो बातें निकल जाएंगी वो हम इसमें डाल लेंगे। तो आपको मतलब गेम खेलनी है, आपको टैक्टिक्स करने हैं कि हॉस्टाइल विटनेस से कैसे डील करा जाएगा। उसमें से भी कुछ बातें निकल के आ सकती हैं, कुछ एविडेंसेस निकल के आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक याद कर लेना, सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट का तभी अप्लाई होता है जब विटनेस एक्चुअली हॉस्टाइल हो जाए। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कॉम्पिटेंसी जो है सेक्शन 118 से आती है कि कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है जो क्वेश्चन को समझ पाए और उनको रेशनली आंसर कर पाए। लेकिन रिलायबिलिटी तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रिलायबल पर्सन है ना वो सारे कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन जितने जो कॉम्पिटेंट हैं जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल भी होंगे। रिलायबल तो बहुत ऊपर वाली बात हो जाती है, जज देखता है कि हाँ ये बंदा विथ स्टैंड कर पा रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन को, तो ये रिलायबल होगा। क्या ये डॉक्यूमेंट बहुत ही बेस्ट डॉक्यूमेंट है, बेस्ट एविडेंस है, ये इसको हम पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो बहुत सारी चीजें आती है रिलायबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई चीज कॉम्पिटेंट है लेकिन रिलायबल नहीं है तब कोरबोरेशन का रोल आ जाता है, क्योंकि सिंगल एविडेंस तो सफिशिएंट नहीं होता। एक जब कोरबोरेशन का डाउट आ जाए ना तो किसी सिंगल एविडेंस से बात नहीं बनती, हमें सप्लीमेंट्री और एडिशनल एविडेंसेस चाहिए होते हैं ताकि उस बात को वेरीफाई करा जा सके कि हाँ चलो फाइनली ये ठीक बात है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आए थे आईटी एक्ट 2000 से। अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए मूव करती है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक जरिया उसका एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुंचने का, तो इस पर्पस के लिए आईटी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो 65A और 65B में बता रखे हैं। ठीक है, 65 सेक्शन 65 में कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड हैं जो ये बोलते हैं कि अगर इनमें से जो ये लिस्ट बनी हुई है इनमें से एक में भी अगर वो फॉलो नहीं होता, वो ये जो सर्कमस्टांसेस में फॉलो नहीं होती कंडीशन, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, और इसी पर्पस के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को इंक्लूड करने के लिए आईटी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में कई सारे चेंजेस लाया था। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के ऊपर एक केस लॉ की। तो अनवर वर्सेस बशीर का केस था 2014 का। उन्होंने बोला कि ये जो प्रोविजंस है 65A और 65B ये हेड सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के, अगर इनको फॉलो नहीं करा गया तो कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एप्रिशिएट नहीं करा जाएगा जजमेंट के पर्पस के लिए, दे विल नॉट बी एप्रिशिएटेड। तो अगला क्वेश्चन आता है डाइंग डिक्लेरेशन का। इसमें आपको सिर्फ अभी एक ही बात याद रखनी है कि जो अगर आपने कोरोबरेट करना है डाइंग डिक्लेरेशन को, तो डाइंग डिक्लेरेशन को कोरोबरेट या कॉन्ट्रडिक्ट करा जा सकता है। सेक्शन 158 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है। सो
डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ फाइनल नहीं हो जाता। कहते हैं कि अगर मरता हुआ बंदा झूठ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कभी कभार झूठ बोल भी सकता है। तो अगर आपने डाइंग डिक्लेरेशन को कोरोबरेट करना है या कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो सेक्शन 158 एविडेंस एक्ट की मदद लो, क्योंकि जरूरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन फाइनल हो। अब देख लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन का एप्रिसिएशन कैसे होगा। हम देखो क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। पहले ये पूछेंगे कि भाई किन सर्कमस्टांसेस में डाइंग डिक्लेरेशन ली गई है, जो पर्सन ले रहा था डाइंग डिक्लेरेशन को वो कितना रिलायबल है, और क्या वो रिटर्न में थी, वट लैंग्वेज क्या थी उसकी, क्या वो मैजिस्ट्रेट था उसके आगे जब डाइंग डिक्लेरेशन दी जा रही थी। तो ये कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम डाइंग डिक्लेरेशन के एविडेंसेस को एप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, ये सारे एविडेंसेस हमें मदद करते हैं कॉन्ट्रडिक्ट करने में, डाइंग डिक्लेरेशन को कोरोबरेट करने में, ये सारे एस्पेक्ट्स हमें मदद करते हैं। ओके, होस्टल विटनेस हमने पढ़ लिया है। ओपिनियन एविडेंसेस जो होते हैं वो वीक फॉर्म ऑफ एविडेंसेस होते हैं। ओपिनियन इज ओनली द प्रेरोगेटिव ऑफ द जज। जज ही सिर्फ ओपिनियन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता बेसिकली। ठीक है, ओपिनियन एविडेंस हमेशा पर्सनल होते हैं, इसलिए अलाउ नहीं करे जाते। अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन भी देखें तो भी वो वीक एविडेंस होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज अ वेरी वीक एविडेंस, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सब्सटैंटिव एविडेंस। ठीक है, अब सब्सटैंटिव एविडेंस कौन से होते हैं? सब्सटैंटिव एविडेंस वो होते हैं जो हेल्प करते हैं कोर्ट को लंबे समय में, लॉन्ग वे में मदद करते हैं, जजमेंट तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वेटेज रखते हैं काफी, और इसी के बेसिस पर ही जजमेंट दी जाती है। ठीक है, और ओपिनियन एविडेंस को हमेशा आप कोरोबरेट करोगे। एक्सपर्ट ने बोल दिया है कि गोली गन से ही निकली थी, तो गन को एक बार आप कोरोबरेट कर लो, बेसिकली आप कंफर्म कर लो। ऐसे आप, क्योंकि ये वीक एविडेंस है, तो आप ऐसे आप इस बेसिस पे जजमेंट नहीं दे पाओगे। इट कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ जजमेंट, इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज अ सब्सटैंटिव एविडेंस। ठीक है, अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस का कैसे अप्रिशिएशन होगा हम देखेंगे कि देखो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं वो इन्फ्रेंसेस के जरिए आते हैं। तो इन्फ्रेंसेस हमने इन्फ्रेंसेस करते 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 एक चेन बनानी पड़ेगी। जब ये चेन कंप्लीट हो जाएगी और देखेंगे कि कहीं भी कोई लूप होल नहीं छूटा हुआ, जब ये चेन जब कंप्लीट हो जाती है तो देखें कहीं कोई लूप होल नहीं छूटा हुआ, तब बोलेंगे कि हाँ एक्यूज जो है ऑल प्रोबेबिलिटी के अंदर यही लायबल होगा। तब जाकर हम कह सकते हैं कि चलो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे जजमेंट दी जा सकती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे अगर आपने एप्रिशिएट करना है एविडेंस को तो ये बहुत टफेस्ट काम होता है, क्योंकि कहीं भी अगर एक लूप होल हो गया एक्यूज को खामखाम सफर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस को आप एप्रिशिएट करते हो। तो अब सवाल ये होता है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है एप्रिसिएशन में। देखो पर्सनल नॉलेज जो है जज की वो एप्रिशिएट नहीं होती है। ठीक है, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बोला था कि जज कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोसिक्यूटर, जज कैन नॉट एक्ट एज अ प्रोसिक्यूटर। इफ ही एक्ट एज अ प्रोसिक्यूटर तब एक्यूज के पास भी राइट है कि जज को वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, तो इस केस की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी। जज की ड्यूटी ये नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन के केसेस में जितने भी लैक्यूनास है उसको फुलफिल करने बैठ जाए। अब एविडेंस एक्ट की ना कुछ खास बात बता दूं आपको, इसमें कोई भी एविडेंस वो तब तक अलाउ नहीं होगा जब तक इंडियन एविडेंस एक्ट ये ना बोल दे कि चलो इसको अलाउ कर रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं अलाउ है एविडेंस के तरीके से कंसीडर करना तो वो नहीं मानी जाएगी। जितने भी प्रिंसिपल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं उसको आप लेटर एंड स्पिरिट की तरह फॉलो करेंगे, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करोगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली लॉ ऑफ एविडेंस एंड दिस इज द ओनली टू बी फॉलोड। इसके अलावा कहीं भी कुछ और एविडेंस के बारे में बता रखा हो मत करो कंसीडर, सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट को कंसीडर करो। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा जो लैंडमार्क केस है 1958 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बोला गया जो प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस के, द प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस एंड एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस laid down in this act must be strictly applied and cannot be relaxed at the discretion of the court. ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो एविडेंस को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करे, अपनी मर्जी से डिनाई करे। जैसा लॉ ने कहा है वैसा ही स्ट्रिक्टली अप्लाइड होगा, लेटर्स एंड स्पिरिट में अप्लाई होगा। इन अदर वर्ड्स, लॉ ऑफ एविडेंस laid down in the Indian Evidence Act is being put down in a straight jacket formula. No judge can be allowed to go beyond the parameters laid down by this act by using his discretionary power. So wherever the जहाँ पे कोर्ट, जहाँ पे लॉ ने बोला है
कि यहाँ आप डिस्क्रिशन कर सकते हो अपनी, तो वहीं करोगे, जहाँ लॉ ने मना कर दिया वहाँ आप नहीं करोगे। Wherever the discretion has been curtailed by law, court cannot invoke any inherent power to override Indian Evidence Act. Hence, it is a complete law of evidence for India. अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ अगर कोई चीज़ इंडियन एविडेंस एक्ट में मिसिंग है तो आप क्या करोगे, आप क्या कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे उसकी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ पहले तो कि इन दैट केस, सबसे पहले तो कोई अगर हम देखेंगे सर कोई सुप्रीम कोर्ट का या कोई हाई कोर्ट का कोई केस प्रेसिडेंट है इस सब्जेक्ट मैटर पे, नहीं, तो जैसा उन्होंने करा होगा हम वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई केस प्रेसिडेंट नहीं है तब हम कॉमन लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे हमें एविडेंस का एक तरह से क्लियर मीनिंग समझ आ जाए। अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा, हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा, तब हम कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कर रखा है। ठीक है, we can go to the common law to interpret any matter which is not being clear by the evidence law. देखो, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोढ़ी सुखदेव सिंह के केस में क्या बोला था, in which the question came was that while interpreting any matter can the Supreme Court dwell on English common law. It was held that yes, in case of any doubt or ambiguity regarding the interpretation of any statute, especially in Indian Evidence Act, इफ देयर आर नो प्रेसिडेंट्स। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आप अगर ट्रायल कोर्ट में हो और आपके पास सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई केस प्रेसिडेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रेफर कर दोगे हाई कोर्ट में। ठीक है, जब हाई कोर्ट में रेफर कर दोगे, हाई कोर्ट देखेगा कि यार यहाँ पर भी कुछ नहीं है हमारे पास, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी रेफर कर सकता है, वो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड में भी देख सकता है। फिर हाई कोर्ट के ऊपर है कि जैसा मर्जी करना चाहे वो कर ले। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के भी कोई केस प्रेसिडेंट नहीं है तो आप कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड पे जा सकते हो और वहाँ के जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कैन श्योरली ड्वेल ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन सिंस मोस्ट ऑफ द इंडियन लॉ कम्स फ्रॉम द कॉमन लॉ, देयरफॉर देयर इज नो हार्म इन इट। हाउएवर, इंग्लिश लॉज आर नॉट बाइंडिंग ऑन अस बट इट कैन हेल्प अस टू चूज द राइट पाथ। इंग्लिश लॉ हमें मैंडेटरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करें, वो बस हमें यहाँ एक डायरेक्शन दे देंगे कि अच्छा ऐसे काम करना है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शंस आते हैं, सेक्शंस के कई सारे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे हेडिंग, बॉडी, एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, इलस्ट्रेशन, इन सब के बारे में देखते हैं। अब देखो, हेडिंग जो है वो प्रेम्बल है सेक्शन का, इंट्रोडक्शन है सेक्शन का, ये बताता है कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है इसका, क्या स्कोप है, क्या इंटेंशन है। ये बात आपको देवीदास वर्सेस एम.आर. चंद में मिल जाएगी। उसके बाद बॉडी में क्या है, इस सेक्शन के डिटेल्ड एनालिसिस बताए होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं कि क्लियर नहीं होते, तो उसको अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास आती हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन जो है पार्ट है सेक्शन का और इसको सेम स्टेटस दिया जाना चाहिए जैसे एक सेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, ये बात हमें बल्ला मल्ल वर्सेस ए शाह 1918 के केस में प्रिवी काउंसिल के अंदर बताई गई थी कि इलस्ट्रेशन हैज ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल। उसके बाद क्या है, इलस्ट्रेशन आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बॉडी। इफ द मीनिंग ऑफ द बॉडी इज डाउटफुल देन द डाउट कैन बी क्लियर थ्रू एन इलस्ट्रेशन। दे क्लैरिफाई द इंटेंशन ऑफ सेक्शन बट इट कैन नॉट बी अलाउड टू ओवरराइड द बॉडी और टू नेगेट द बॉडी, इट इज ऑलवेज सबसर्विएंट। इलस्ट्रेशन कभी भी बॉडी के ऊपर नहीं जा सकता, इलस्ट्रेशन कभी भी बॉडी को नेगेट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं प्रोवाइजो के बारे में। प्रोवाइजो का एक केस था, तहसीलदार का केस था, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, प्रोवाइजो जो है वो भी एक पार्ट है सेक्शन का, ये ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, या वेरी भी करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड। ये कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं एक सेक्शन को, और इसको आप सेपरेटली नहीं पढ़ोगे, बॉडी अलग प्रोवाइजो अलग कभी नहीं पढ़ोगे। पहले बॉडी पढ़ोगे, उसके बाद उसकी एक्सेप्शन पढ़ोगे, जो एक्सेप्शन क्या है, प्रोवाइजो है। रीड अलॉन्ग विद द मेन सेक्शंस। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन जो है एक तरह से कभी कभार एक्सेप्शन बन जाती है कि बॉडी में कुछ और लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन की कुछ और कह रही है। ठीक है, नॉर्मली तो ये स्ट्रेस प्रोवाइड करती है एक बॉडी को, बट कभी कभार ये उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू रिमूव द एम्बिग्विटी फ्रॉम द सेक्शंस।